हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था इसका हम रिवीजन अभी करने वाले हैं। एक बार पूरा ये टॉपिक अपना हो चुका था, तो आज मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करके फिर आगे जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बीच में हीट का एक्सचेंज किस किस तरह से होता है। दूसरी बात है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें you are going to study in this topic thermodynamics। हमारे डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा गाड़ी जो हम चलाते हैं, उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, वो इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सारे टाइप के इंजन्स, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है, किसमें, इनटू मैकेनिकल वर्क, राइट। आपने सुना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो आ रहा है म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, सी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी आपको मालूम है इट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर और कैपिटल टी जब बोलता है तो हमेशा हमको केल्विन लेना होता है उसके लिए, राइट। तो सी के लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। अब आपको बताया हुआ है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो C है इसके बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल होते हैं, फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, लेकिन हम हर एक वैल्यू को अगर देखते बैठेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई वी कंसिडर टू इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। देर आर टू इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। कौन कौन से हैं, तो वन इज़ कॉल्ड CP, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा है CV, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों के लिए ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। और इन दोनों के बीच में, CP और CV के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है विच इज़ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें स्पेसिफिक हीट के बारे में है जो हमको याद रखना है। मेयर्स इक्वेशन हमको याद रखना है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो तो इसको कैसे बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, इफ़ वी सप्लाई हीट टू एन ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका टेम्परेचर उतनी जल्दी नहीं बढ़ता, मतलब हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर का जो बढ़ने का रेट है वो बहुत कम है, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ा है। फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर वाटर। पानी की बात करें तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो बहुत सारी हीट वो एब्जॉर्ब करता जाता है, फिर भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो उतना ज़्यादा नहीं बदलता। तो ये ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। दूसरा एग्जाम्पल है सैंड का। आपको मैंने बताया था कि डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में जो सैंड होती है जिसको अपन वाड़ू बोलते हैं मराठी में, तो क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे ही धूप आती है तो बहुत जल्दी वहाँ पे गर्म हो जाती है सैंड। उसका रीज़न क्या है कि थोड़ी सी हीट लेने के बाद भी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंड इज लो।
ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होता क्या है, ये हमने समझ में आ गई बात कि अगर हीट देने पर टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगा। चलो इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस? तो गैस के पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपको मालूम है कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्पीड से चलते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, एट द सेम टाइम दे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? तो आप इस बात को समझे अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, कोई रिपल्शन फोर्स होगा, तभी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। लेकिन हमने बोला था कि जो आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, ना वहाँ पे कोई रिपल्शन फोर्स होता है। सो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो हो गया आइडियल गैस के लिए, दूसरी बात आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तीन टाइप की हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी तीन टाइप की हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इसमें से जो वाइब्रेशनल की ही होती है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ हमको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे, क्या होगा कि इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो मेनली जो हमारा रूम टेम्परेचर है या थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे भी दो ही टाइप के मोशन कंसिडर किए जाते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। सो अब हम बोल सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गया था, तो बचा कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन से कि फॉर आइडियल गैस क्या लिख सकते हो? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, राइट? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। और ये आपको मालूम है, रिलेशन आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाय टू म्यू आर डेल्टा टी। यहाँ पर एफ क्या है? व्हाट इज एफ? तो एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी एक मॉलिक्यूल को अगर देखें तो जितने अलग अलग टाइप से वो मोशन कर सकता है अपना, वो मॉलिक्यूल कितने अलग अलग टाइप से मोशन कर सकता है, उतना ही ज़्यादा उसके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कंसिडर अ मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल वो तीन तरह से ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। वो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है। तीन अलग अलग डायरेक्शन में इट कैन मूव, इट कैन परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे तीन। जब हम बात करते हैं डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो इट हैज़ 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन को कंसिडर करेंगे अगर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डायटोमिक के लिए 3 + 2 5 हो जाते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल एनर्जी के लिए। और F क्या है? F इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है और पॉलीएटॉमिक के लिए हम 6 लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? वर्क डन बाय द गैस के बारे में। तो देखो, आपको मालूम है कि गैस जब एक्सपैंड होती है तो वो जैसे कोई पिस्टन है तो उसको पुश करती है, धक्का लगाती है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ये एक जनरल फार्मूला हो गया। अब अलग अलग कंडीशंस में ये फार्मूला बदलता जाता है।
एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करेंगे तो वर्क डन हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, ये इसका साइन कन्वेंशन याद रखना है कि जब भी एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा या वर्क डन बाय द गैस होगा तो आपको हमेशा ये साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव लेना है। जनरली हम इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव रहेगा। अब इसमें ये जो एरिया है, जैसे आपको कोई भी पीवी ग्राफ दिया रहा है और एक ये साइकिल है, कोई प्रोसेस हो रहा है जो मान लो पॉइंट ए से बी तक आ रहा है, तो ये जो एरिया होगा जो शेडिंग किया हुआ है, दिस एरिया गिव्स द वर्क डन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन में जो भी साइकिल है, जैसा भी साइकिल है, वो अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस अगर है और उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसको याद रखना है। इसके बाद ये आपको वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला है 2.303 nRT log V2 by V1। V2 is the final volume, V1 is the initial volume। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस PI/VI मतलब इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन गामा -1, वेयर गामा क्या होता है, गामा इज अ कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया NR अपॉन गामा -1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। डेल्टा क्यू क्या होता है, इट इज़ द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी या तो हम गैस को सप्लाई करते हैं या वो हीट एनर्जी गैस में से रिलीज होती है, दोनों हो सकता है। हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस, हीट एनर्जी रिलीज बाय द गैस, दोनों हो सकता है। व्हाट इज डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हमको याद रखना है। इसका साइन कन्वेंशन भी आपको बताया है कि डेल्टा क्यू वर्क डन, डेल्टा क्यू की बात करें अगर तो हीट अगर गैस ने रिलीज किया है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। इफ द हीट इज गिवन टू द गैस डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। अगर गैस का, अच्छा एक बात और है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। अगर किसी गैस का टेम्परेचर कम होता है तो उसके लिए डेल्टा यू नेगेटिव होगा। वर्क डन, तो वर्क डन का साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि गैस अगर एक्सपैंड हो रही है वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, और अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये सारे साइन कन्वेंशन हमको याद रखना है। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ CV यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट्स हमें मालूम है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें, कैसे इक्वेट किया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लॉ है, हमारा जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे सिंस ये प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर है तो इसमें आपको बताया था कि वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा, क्योंकि P डेल्टा V देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन विल बी जीरो। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, सिंस वर्क डन जीरो हो गया। और अगर ये हो जाएगा तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो वी गेट
CV फॉर्मूला मिलता है FR/2, वेयर F क्या है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर मेयर्स इक्वेशन है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। यहाँ से हमें CP के लिए एक जनरल फॉर्मूला मिल गया R इंटू 1 प्लस F/2। फिर एडियाबेटिक कांस्टेंट गैमा CP अपॉन CV का रेशियो होता है, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2/F। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, 1 प्लस 2/F। तो ये सारी चीज़ों को अगर हमने एक टेबल बनाया तो ये एक टेबल में हम बता सकते हैं गैस कौन कौन से हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 μRT मोनो एटॉमिक के लिए, 5/2 μRT डायटॉमिक के लिए और 3 μRT पॉलीएटॉमिक के लिए। फिर इनके CV के वैल्यूज़ हैं, CP के वैल्यूज़ हैं और गैमा के वैल्यूज़ हैं। ये टेबल भी हमको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पर। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें न तो हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकता है और न ही वो सिस्टम के अंदर आ सकता है। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसके बीच में नहीं हो रहा? बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है? द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कब होगा? जब हम बोल सकते हैं जब डेल्टा Q 0 हो जाएगा। किसी भी प्रोसेस में अगर डेल्टा Q 0 है तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा आपको लगाना है एडियाबेटिक लॉ। एडियाबेटिक लॉ इज गिवन बाय दिस P(V⁴ gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं P1V1 gamma इज इक्वल टू P2V2 gamma। इसी फॉर्मूला को अगर हम प्रेशर को हटाकर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में लाते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हो T1V1 gamma -1 इज इक्वल टू T2V2 gamma -1। इसके बाद ये जो है दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे ये जो कर्व है एडियाबेटिक कर्व ये जा रहा है ऐसा कुछ यहाँ से, और हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और इसका ये जो एंगल है थीटा, तो इसका हम लेते हैं स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा हमेशा क्या होता है? dP/dV। जनरली tan थीटा क्या होता है? dy/dx होता है। तो किसी भी ग्राफ के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? dy/dx हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया dP/dV हो गया। और इसको जब हम डेरिवेटिव करके निकालते हैं तो आपको मिलता है ये फॉर्मूला गैमा इंटू -P/V। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा क्या होता है? गैमा इंटू -P/V, या इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? इट इज गैमा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करना है? तो यहाँ पे डेल्टा Q 0, तो डेल्टा Q 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम देखें अगर कोई बलून है या जो साइकिल का टायर ट्यूब होता है वो जब बर्स्ट होता है तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है तो वो ठंडी हो जाती है थोड़ी सी। इसका कारण क्या है कि गैस का सडनली एक्सपेंशन हो गया। तो गैस का जब सडन एक्सपेंशन हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पर गैस का एक्सपेंशन होने के कारण वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो गया। और वर्क डन बाय द गैस अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा
डेल्टा यू इज निगेटिव, और डेल्टा यू निगेटिव, निगेटिव का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो गैस विल बिकम कूल। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसी साइकिल के टायर ट्यूब का बर्स्ट होना, ये एग्जाम्पल हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, इसमें गैस हमेशा कूल हो जाती है। फिर एक कभी कभी पूछा गया है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गैमा इंटू पी, पी का मतलब है प्रेशर, गैमा टाइम्स ऑफ प्रेशर, दिस इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमेशा क्या होता है, और किसी भी साइकिल का, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसका जो एफिशिएंसी होगा दैट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन क्यू इन, वर्क डन अपॉन हीट इंजेक्टेड। तो याद रखना है कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी के, वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको हीट इंजेक्टेड, टोटल हीट नहीं निकालना, कितना हीट हमने दिया है गैस को वो निकालना है। दूसरे ये दोनों फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं आपके सामने, 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस Q2/Q1, ये दोनों एफिशिएंसी के रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद है कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन हैज़ 4 स्टेप्स। कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं ये देखो, ये ग्राफ आपके सामने इंडिकेटर डायग्राम है। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे पहला स्टेप ए बी क्या बता रहा है, ए बी इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी सी इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद सी डी क्या बता रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर डी ए बता रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये कंप्लीट साइकिल है विच इज़ गिवन बाय कार्नो इंजन का ये साइकिल है। और इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद एफिशिएंसी जो आप निकालते हो, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि कहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि कौन सी प्रोसेस फीजिएबल है और कौन सी प्रोसेस फीजिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम एक एग्जाम्पल लें कि एक कप है और वो कप अगर नीचे गिर के टूट गया तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ साउंड आएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो क्या इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है कि बहुत सारे टुकड़े हैं वो आपस में जुड़ के एक चाय का कप बन जाए? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? तो यही बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये बताता है कि चाहे एनर्जी कंजर्व भी हो रही होगी तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। तो कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, चाहे उसमें एनर्जी कंजर्व भी हो रही हो, ये बताने वाला लॉ कौन सा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एंड बेसिकली एकदम सिंपल टर्म्स में अगर बताएं तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इन यूनिवर्स सिर्फ वही प्रोसेस होती हैं अपने आप जिनमें एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था। तो ऐसी सभी प्रोसेस अपने आप होती जाती हैं जिनमें उस सिस्टम के अंदर का जो डिसऑर्डर है वो बढ़ता है। और सेकेंड लॉ इसी के बारे में बताता है। अब इस सेकेंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है हीट इंजन को लेकर कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि जितना भी उसको हीट दिया है उस पूरे हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर सके विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट। आपको याद है कि हीट इंजन में से कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होता है जो कि सिंक हो जाता है। तो ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और उसमें कोई भी बचा हुआ प्रोडक्ट ना हो, हीट का कोई ऐसी हीट बचे नहीं बचे जो सिंक में जाए।
इसी तरह से एक स्टेटमेंट है रेफ्रिजरेटर को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं है जो क्या करे, जो या ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो क्या करे कि जो कम टेम्परेचर वाले बॉडी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसको दे दे किसको, ज़्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी को। ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक वी सप्लाई सम एक्सटर्नल हेल्प, या हम कोई बाहर से उसके ऊपर वर्क करें, उसको एनर्जी दें। ऐसा तब तक पॉसिबल, मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे कुछ या एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इन शॉर्ट हमारा एक टॉपिक था थर्मोडाइनेमिक्स, उसका रिवीजन किया। इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स, कुछ असाइनमेंट्स आपके पास में हैं तो आप इसको करना शुरू कर सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस इट शॉर्टली। आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसका डिस्कशन भी हम बहुत जल्दी से करेंगे।